हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की चैप्टर 5 जो यूनिट 7 का पार्ट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का, और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जिसको हम कहते हैं वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर के अंतर्गत मेंडल के नियम के बारे में बताया जाता है, और मेंडल के नियमों का हम पूर्व के वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं और उसमें तीनों नियम हम आपको बता चुके हैं। मेंडल ने यह जो नियम प्रतिपादित किया 1865 में, तो उस समय जो है बहुत सारी असुविधाएं थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। प्रायोगिक जो प्रक्रियाएं हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। उनको पर्याप्त प्रचार प्रसार नहीं मिल पाया और लोग उनके किए गए कार्यों को जान नहीं पाए। उस समय जो है उनके समकालीन जो वैज्ञानिक थे उनकी कई बातों से असहमत थे। तो नंबर 1, ये जो है संचार माध्यमों की कमी के कारण से इनके कार्यों का भरपूर प्रचार नहीं हो पाया, और दूसरे जो जीन की संकल्पना, जो उन्होंने कारक कहा जीन को, उसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाए कि यह किस पदार्थ के कारण से और क्यों होता है। और तीसरा जो इसमें लोग सहमत नहीं थे उनसे, इनका जो गणितीय तर्क था, जो इन्होंने मैथमेटिकली सॉल्व किया था, तो समकालीन जो जीव वैज्ञानिक थे उस समय वो उससे सहमत नहीं थे। उनको यह स्वीकार्य था कि जीव विज्ञान को गणितीय तर्क के द्वारा कैसे समझाया जा सकता है, तो उससे भी वो सहमत नहीं थे। और इन तीन चीजों के अलावा और भी सारी चीजें उस समय मौजूद थी, जो आसपास उनके तमाम जो विविधताएं मौजूद थी, तमाम प्रकार के जीव मौजूद थे और तमाम परिवर्तन हो रहे थे। तो किसी एक परिवर्तन की तरफ उनका दिमाग डाइवर्ट हो नहीं रहा था, इस कारण से भी वो सहमत नहीं थे। लेकिन इनका कार्य अभूतपूर्व था, और उस पर जब वैज्ञानिकों के बीच में चर्चा होने लगी, तो उस चर्चा के दौरान 3 वैज्ञानिक आगे बढ़े, और सन 1900 में 35 वर्षों के बाद 1900 में 3 वैज्ञानिक, डिब्रीज, कोरेंस और वान सेरमार्क, ये इनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, इनके किए गए कार्यों को सैद्धांतिक रूप से मान्यता प्रदान करने के लिए प्रायोगिक कार्य किए, और तब जाकर के मेंडल के नियमों का जो है वो एक तरह से समझिए सामाजिक मान्यता मिली या साइंटिफिक मान्यता मिली। और इनके किए गए कार्य जो थे वह आधारित थे क्रोमोसोमल थियरी पर। इसी कारण जो इनके कार्य हैं डिब्रीज, कोरेंस और वान सेरमार्क के, वह कहलाते हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम्स के बारे में इन्होंने जाना, क्योंकि उस समय 1900 तक आते आते जो सूक्ष्मदर्शी का जो विस्तार हो चुका था, विकास हो चुका था, और कोशिका के अंदर होने वाली घटनाओं को ये लोग आसानी से देख पा रहे थे। तो इस कारण से यह संभव हो पाया कि जो परिवर्तन हो रहे हैं और जो कारक एक दूसरे से जुड़ रहे हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, उन घटनाओं में कौन कौन से चरण हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये आसानी से देख पाने में सक्षम थे। तो इस सिद्धांत को उन्होंने कहा क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, या वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। क्रोमोसोम के बारे में बताया गया कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम नाम इसलिए दिया गया कि ये रंग जाने की क्षमता रखते हैं, रंगीन काय बोला जाता है इनको, और इस रंग जाने की क्षमता के कारण से उन्हें स्टेन करके और उनके गति के बारे में जो मूवमेंट क्रोमोसोम में हुआ वह देख पाए ये लोग। और जो निष्कर्ष था वो मेंडल ने जो कुछ चीजें, जो कुछ चरण जो मिस हो गए थे उसमें जो बता नहीं पाए थे, उसको इन्होंने सपोर्ट किया और बताया कि जो वास्तव में जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण होता है वह क्रोमोसोम के कारण से होता है। क्रोमोसोम में होने वाले परिवर्तन के कारण से ही लक्षण या ट्रेट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम में ही जो है एक कारक जो बताया मेंडल ने कि कारक के कारण से ऐसा होता है। तो इन्होंने बताया कि जो कारक हैं वो जीन हैं, और जिसके कारण से जो हेरिडिटी होती है, जो वंशागति होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है वो संभव हो पाता है। और उसके बाद इनको और गति मिली जो है 1902 में
जब ये देख पाए कि अर्धसूत्री विभाजन जो हो रहा है कोशिका का, उस दौरान जो क्रोमोसोम की गति है या जो संचालन है वह किस प्रकार से हो रहा है, उसके बारे में ये जान गए थे। और इनको सपोर्ट मिला और ज्यादा वाल्टर सटन और टी बावेरी, थियोडोर बावेरी से। उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम जो है, सटन और बावेरी ने एक तालिका बना करके समझाया है, जिससे आपको हम आगे की प्रक्रिया समझा रहे हैं कि किस तरह से जो क्रोमोसोम है उनके अंदर उपस्थित जो पदार्थ हैं, जिनको जीन कहा, जो कारक है, जो मेंडल बता नहीं पाए थे कि कौन से ऐसे कारक हैं या किससे बने होते हैं वो कारक, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरित करते हैं या कोई परिवर्तन ला देते हैं, या जो उसमें जो स्वतंत्र अव्यूहन करके एक लक्षण दूसरे लक्षण से जुड़ जा रहे हैं, वो किसके कारण से, ये समझाया गया है। सटन और बावेरी ने एक जो है इसमें तालिका से समझाया है। और जब वो ये 1902 में क्रोमोसोम की गति को देख पाए माइक्रोस्कोप की सहायता से, तब वो समझा पाने में समर्थ हुए। अन्यथा अगर ये विकास नहीं हुआ होता तो मतलब वो भी नहीं समझा पाते। लेकिन मेंडल ने एक जो है नींव खुदान कर दिया था कि किस तरह से जो लक्षण है, जो ट्रेट हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और वो कौन कौन से जो है वो नियमों का अनुपालन करते हैं, ये बता दिया था। और सबसे बड़ी बात होती है कि किसी चीज का आरंभ महत्वपूर्ण होता है। कोई चीज आरंभ हो जाता है तो उसको जो है पूर्णता प्राप्त हो जाती है, आरंभ अनिवार्य है। तो आरंभ किया और ये सटन बावेरी को एक आधार मिला और उन्होंने इस तालिका से समझाया। तालिका आप देखिए क्रोमोसोम के बारे में। जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं कोशिकाओं में, दो तरह की जो कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, उनमें गुणसूत्र अलग अलग जगह होते हैं। ये कोशिका के चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि कहाँ होते हैं। यहाँ पे इस चित्र को समझाने के लिए कुछ मूलभूत बातें बता देना आवश्यक है। जैसे ये जो जीवन फेज दिख रहा है आपको, G2 फेज दिख रहा है, और ये है क्या चीज तालिका में, आप ये जान लें। ये मियोटिक सेल डिवीजन में जो जर्म सेल का निर्माण होता है, जो जनन कोशिका का निर्माण होता है, उसका ये चित्र। मियासिस क्या है? मियासिस प्रक्रिया जंतु के या जो भी जीव है, चाहे जंतु हो चाहे पौधे हो, उसमें यह जो है प्रक्रिया जनन कोशिकाओं में होता है, सेक्स सेल में होता है, और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसी नाते इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, मियासिस को। और एक समसूत्री विभाजन होता है जो जंतु के या पौधे के शरीर के सभी कोशिकाओं में होती है। तो गैमीट बनते हैं। गैमीट बनने की प्रक्रिया जो है वह अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही होती है। तो जो कोशिका विभाजन है उसमें आप पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन एक अलग चैप्टर ही है, उसमें आप पढ़ेंगे कि दो फेज होता है मुख्य रूप से। एक जो है विभाजन प्रावस्था, यम फेज होता है, और एक इंटरफेज होता है। इंटरफेज मतलब जो दो विभाजनों के बीच की जो अवस्था है, जिसमें कोशिकाएं तैयार होती हैं विभाजन के लिए। तो उसमें अगर जो कोशिका विभाजन नहीं कर रही है, निष्क्रिय है, तो वो G0 फेज होता है। लेकिन जब कोशिका का विभाजन हो गया, आप ऐसे समझ लें कि जो कोशिकाएं विभाजन हो चुका है, मान लीजिए जो अर्धसूत्री विभाजन है वह हो चुका है, और अर्धसूत्री विभाजन में आधे गुणसूत्रों वाली कोशिकाएं यानी हेप्लॉइड कोशिकाएं बन चुकी हैं। तो उन आधे गुणसूत्रों वाली कोशिकाओं में जो ये कोशिकाएं हैं जीवन फेज में, तो आप जीवन फेज ऐसे समझें कि जो कोशिका विभाजन हो चुका है और कोशिकाएं जो है अब विभाजन करेंगी, तो उसमें जो एक अवस्था आएगी, तो उस अवस्था में इसमें केवल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगा और इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, ये दोगुनी नहीं होंगी। लेकिन फिर ये जो है विभाजन के बाद की प्रावस्था है, विभाजन के तुरंत बाद। और फिर अगर इनको विभाजन करना है तो ये विभाजन के पूर्व की प्रावस्था है जो G2 फेज है। इसके बीच में एक फेज और होता है, यस फेज होता है, जिसमें ये जो है जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करते हैं और डीएनए का द्विगुणन होता है, दोगुनी संख्या में होते हैं, फिर वो विभाजित करते हैं, फिर वो विभाजित होते हैं। तो जो G2 फेज है यह अगले विभाजन के पहले की प्रावस्था है। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया आप समझें, यहाँ पर देखिए ये बाइवैलेंट लिखा है, यानी दो गुणसूत्र जो हैं वो आपस में एक साथ रहेंगे। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन है ये 2 चरणों में होता है, ये फर्स्ट और सेकंड 2 चरण में, और इसमें भी 4 चरण हैं।
4 स्टेप हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसमें भी 4 चरण है वही, लेकिन उनका नाम फर्स्ट सेकंड से ये प्रदर्शित किया जाता है। प्रोफेज 82 सेकंड में, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, इसमें सब में फर्स्ट लगेगा। तो ये जो प्रोफेज है और मेटाफेज है उसमें नहीं, लेकिन एनाफेज में ये गुणसूत्र जो है स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं, ये दिख सकते हैं। एनाफेज में ही गुणसूत्रों की पूरी अवस्था, उनकी गति, उनकी स्थिति के बारे में यह जो है अध्ययन किया जा सकता है, जैसा कि सटन और बावेरी ने किया। और यहाँ पर देखिए आप फिर से जो 82 सेकंड में इसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसके बाद यह 2 गुणसूत्र विभाजित हो जा रहे हैं। अंतिम में यह जर्म सेल या गैमीट बनता हुआ दिख रहा है, यानी यह 2n प्रावस्था है, यह n प्रावस्था है, n फेज है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें आधे गुणसूत्र हैं। ये फिर द्विगुणन यहाँ पे दिख रहा है, रेप्लिकेशन दिख रहा है इसमें। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें ये फिर से जो है ये आधे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले ये अपनी पोजीशन बनाएंगे और पोजीशन बनाने के बाद ये किस तरह से गुणसूत्र 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं, ये सटन बावेरी ने इस चित्र के माध्यम से समझाया है। और यहाँ पर जो गुणसूत्र हैं वो भी जो है इनकी भी संख्या 2 दिख रही है, और इस पर उपस्थित जो जीन है वो एक लोसाई बोलते हैं, एक स्थान पर वह जो दोनों में जो जीन है किसी एक लक्षण को प्रकट करने के लिए, वह जैसे इस गुणसूत्र में है जहाँ पे, उसी सेम स्थान पे इस गुणसूत्र में होंगे जब ये आपस में ये जुड़ा रहेगा। और उस जो जीन के कारण से, या ये जो जीन सहित जो है ये जो गुणसूत्र अलग होंगे और अलग होकर के दूसरे के साथ जुड़ेंगे, उसी कारण से वो जो प्रभाविता का नियम है, वो जो सेग्रीगेशन का नियम है, जो स्वतंत्र व्यूहन का नियम है, ये जो गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र जब अलग होंगे और फिर बाद में जुड़ेंगे, कहाँ कौन जुड़ेगा, कौन जीन के साथ कैसे पेयर बना के एलील बनाएगा, इस पे डिपेंड करती है वंशागति। इसको अच्छी प्रकार से समझाया है सटन और बावेरी ने इसके माध्यम से। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो जर्म सेल बनते हुए दिखाई दे रहा है, 4 क्रोमोसोम यहाँ पे बनते दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं जर्म सेल के निर्माण के समय। जर्म सेल जब बनता है, जो गैमीट बनते हैं, उसमें कैसे ये अलग हो रहे हैं। तो ये अलग होने की प्रक्रिया जो होती है वो मियोसिस में ही होती है, मियोटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। और यह जो कोशिका चक्र है और जो आपका कोशिका विभाजन है, इसमें आप इसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। और यहाँ पे इसको समझाने का तात्पर्य यही है, या इतना ही है कि यह आप समझ लें कि जो कारक के बारे में समझा नहीं पाए थे उसको ये जो तीनों वैज्ञानिक गिबरीज, कोरेंस और वान सेरमार्क हैं, और जो सटन और बावेरी हैं, इन्होंने इस जो क्रोमोसोम के द्वारा ये समझा दिया कि ये जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पर डीएनए में मौजूद होते हैं, और उसी डीएनए में उपस्थित जीन्स के कारण ही जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। और इनके हेर फेर से, इनका कोई अगर स्थान परिवर्तन हो गया या जुड़ाव दूसरे से हो गया तो वेरिएशन हो जाता है, या सडनली कोई इसमें चेंज हो जाए जीन में तो चेंज हो जाता है अगले जीव में। वेरिएशन का कारण ये है। वस्तुतः जो लक्षण हैं, जो ट्रेट्स हैं, वह क्रोमोसोम के कारण से ही जाते हैं। ये अच्छी तरीके से समझा दिया। तो मेंडल के जो नियम हैं, जो तीनों नियम हैं, उसकी जो पुष्टि हो गई और उनके कथन को सत्य माना गया और उनके सिद्धांत को फिर से मान्यता मिली। लेकिन जब तक इन्होंने 35 वर्ष के बाद यह प्रयोग नहीं किया और बताया नहीं कि सारे जो लक्षण हैं वो क्रोमोसोम के कारण से ही उनकी वंशागति होती है, तब तक मेंडल के बारे में कोई जानता भी नहीं था और उनके कार्य को कोई मान्यता नहीं मिली थी। स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। कमेंट भी करें वीडियो पर। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद।